डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कुदरत की गोद में जाना किसको पसंद नहीं होता। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों और वहां पर बर्फ गिरी हो, वहां पर हम बैठे उसे निहार रहे हों, या जंगल में बैठे ऊंचे ऊंचे पेड़ों को हम देख रहे हों, किसी झरने से पानी बह रहा हो, किसको ये पसंद नहीं होता। मुझे भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है। यही है आज की कहानी का मुख्य केंद्र। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्यन है और ये मेरी कहानी है। मेरी शादी मधु से 2 साल से हो चुकी है, लेकिन हम अब तक हनीमून के लिए कहीं घूमने नहीं गए थे। दोनों अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए हमें घूमने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अब हम कहीं घूम कर आना चाहते थे। हमारा एक क्लासमेट नील और उसकी पत्नी रिया, हम चारों कहीं घूमकर आने का प्लान बना रहे थे और नील ने कहा था कि उसके दादाजी की एक हवेली किसी जंगल के बिल्कुल बीचों बीच है। वो पास की स्टेट में ही है और हम गाड़ी चलाकर वहां जा सकते हैं। हम अपना सारा सामान साथ लेकर जाएंगे तो वहां पर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हमने पूरा प्लान बना लिया था। हमने खाने पीने का सारा सामान इकट्ठा किया, वहां पर टेंट लगाने का सामान भी इकट्ठा किया। हम हर तरह का सामान लेकर वहां पर जा रहे थे। हमें वहां पर 1 हफ्ता रहना था। नील बता रहा था कि ये उसकी पुश्तैनी हवेली है जो जंगल के बीचों बीच बनी हुई है। कहते हैं कि अंग्रेज़ों के समय से भी इस जगह पर घर बनाए जाते थे, लेकिन बाद में उन घरों को तोड़ा गया। ये हवेली वैसे तो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन रेनोवेट की जा चुकी है। वहां पर हम उसकी थोड़ी सी सफाई करेंगे और वहां पर रहेंगे। वहां वैसे आसपास कोई गांव नहीं है, और अगर आसपास के गांव में भी हमें जाना होगा तो वहां से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर जाना होगा। वहां पर सड़कें भी साफ नहीं होंगी। हम वैसे भी कुदरत की ऐसी ही जगह पर तो जाना चाहते थे, जंगल के बीचों बीच बड़ी सी हवेली। आखिर इससे रोमांटिक क्या होगा। वहां पर पास में ही एक झरना भी है। इस बात को सुनकर तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था। पास के झरने में हम सुबह सुबह नहा कर आया करेंगे। मेरे मन में काफ़ी अच्छे प्लान थे। हमने सुबह ही सारा सामान इकट्ठा किया और हम एक गाड़ी से निकल पड़े। हमें पहले एक बड़े से शहर से होकर गुजरना था और हम उससे आगे निकल आए। वहाँ पर हम रास्ता पूछ रहे थे और किसी को वहाँ का सही रास्ता नहीं पता था। सब कह रहे थे कि वो सड़क आगे जाकर बंद हो जाती है और उसके आगे कोई नहीं जाता। जब वहाँ कोई जाता ही नहीं तो किसी को पता क्या होगा। वहाँ पर जंगलों के बीच कभी कभी कुछ लोग रहते हैं और वो समय आने पर बाहर आ जाते हैं, या वहाँ पर वो लकड़ियाँ वकड़ियाँ इकट्ठा करने जाते हैं और वापस आ जाते हैं। वैसे वहाँ पर कोई नहीं रहता। हम भी सारा सामान ले चुके थे और अब हमें उसी जंगल के बीचों बीच जाना था। इस सड़क से जाते हुए हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये साफ सड़क थी और कोई गाड़ी आती या जाती नहीं नजर आ रही थी। पेड़ों के बीच से ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी गुफा के अंदर जा रहे हों। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेलें लगी हुई थी, जिनको देखकर मनमोहक दृश्य की याद आ रही थी। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे हम टीवी पर वॉलपेपर्स देख रहे हों। इसी तरह की पेंटिंग्स तो हमारे घर में भी लगी हुई हैं। यहाँ कुदरत की गोद में आना कितना अच्छा लगेगा हमें नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए सड़क सुनसान सी होती गई और टूटी फूटी होती गई। सड़क अब खत्म हो चुकी थी और यहीं तक तो लोगों ने बताया था। यहाँ तक फिर भी गाड़ी से आ सकते थे। इसके आगे कच्चा रास्ता था, लेकिन काफ़ी चौड़ा था। नील बता चुका था कि गाड़ी से काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं। वो अपने पापा के साथ यहाँ पर आ चुका था और वो गाड़ी से ही उस हवेली तक गए थे।
हमें इस बात का डर था कहीं रास्ते में कोई पेड़ मिला तो हमें वहां जाने में बहुत परेशानी होगी, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते गए। अब कच्चे रास्ते से जाना काफी मुश्किल था, लेकिन फिर भी हम आगे जाते गए। इस कच्चे रास्ते से भी उठती हुई गाड़ी काफी अच्छी लग रही थी और हम जंगल के जैसे अंदर घुसते जा रहे थे। यहाँ के पेड़ काफी ऊंचे थे और यहाँ जैसे अंधेरा सा हो रहा था। आगे एक छोटा सा पुल आया, नीचे छोटी सी नदी थी। वैसे इस नदी से हम चलकर भी जा सकते थे, लेकिन हमारे पास गाड़ी थी, इसलिए हम पुल के ऊपर से गए। ये छोटा सा लकड़ी का पुल था और नीचे पानी का बहाव ज्यादा नहीं था। अगर इस पानी को बंद भी कर दिया जाता तो भी बुराई नहीं होती, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ पर कुदरत को खाली छोड़ा गया था। उस पुल को पार करते ही आगे फिर से कच्चा रास्ता आया और लगभग 2 किलोमीटर की गाड़ी चलाने के बाद आगे हमें एक हवेली दिखी। ये हवेली जैसे कुदरत की गोद में थी। यहाँ आसपास बाड़ा बना हुआ था और घास फूस भी काफी कम था। नील ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले यहाँ पर सफाई करवाई है। यहाँ पर कुछ लोगों को भेजा जिसने यहाँ पर बाहर की तरफ सफाई कर दी है। तो मैं भी खुश था कि यहाँ सफाई के बाद अब हमें घूमने फिरने में काफी मजा आएगा। हवेली काफी बड़ी, फिर भी ऊपर की तरफ पेड़ लगे हुए थे जिसने इस हवेली को जैसे घेरा हुआ था। इस सुंदर हवेली में हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने अपना सारा सामान अंदर रख दिया। अब हमें यहाँ आसपास घूमना था। हम हवेली पर अलग अलग कमरे में घूम रहे थे। यहाँ तो कमरे थे ही बहुत ज्यादा। हम अलग अलग कमरों में घूमते रहे और काफी अच्छी फीलिंग आ रही थी। मैं तो बार बार नील को कह रहा था कि मुझे वो झरना देखना है, मैं पानी में नहाना चाहता हूँ, लेकिन रिया बार बार मना कर रही थी। वो तो कह रही थी कि हमें पहले हवेली देखनी चाहिए, वैसे भी वो थक चुके हैं और थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए। लेकिन मैं और मधु उस झरने में नहाना चाहते थे। पहले तो हमने हवेली देखी, उसके बाद नील और रिया वहीं पर रुक गए। मैं और मधु नहाने के लिए झरने पर चले गए। हम वहां पर काफी देर तक नहाते रहे और वो ठंडा पानी काफी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे हमें घूर रहे हों। ऐसी शांति शहरों में कहाँ मिलती है। यही तो मुझे पसंद है। और वैसे भी पहली बार हम हनीमून पे आए हैं तो यहाँ पर रोमांस तो होगा ही। और हम 2 साल से हनीमून का प्लान बना रहे थे, कहीं बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता। कभी मुझे छुट्टियां नहीं मिलती तो कभी मधु को छुट्टियां नहीं मिलती। वहां पर नहाने के बाद हम हवेली में आ गए। हवेली में आकर हम वहां खाना खाने लगे। हम चारों वहां बैठे बातें कर रहे थे कि कितनी अच्छी हवेली है। हम हर कमरों में घूम रहे थे। वहां बहुत सारी किताबें रखी हुई थी, हर कमरों में किताबें ही किताबें। नील बता रहा था कि उसके दादाजी को पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था, इसी कारण यहाँ पर बहुत सारी नॉवल मिल जाएंगी। वैसे भी वो इस हवेली की काफी कहानियां सुनाया करते थे। वो सुनाया करते थे कि यहाँ पर प्राचीन काल में जंगली लोग रहा करते थे। वो जादू टोना जानते थे और वो कई तरह की शक्तियां रखते थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत कुछ किया था। उसके बाद यहाँ अंग्रेज आ गए और उनमें काफ़ी बड़ी लड़ाई हुई। अंग्रेज़ों ने उन सब को मार दिया था और उसके बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ पर शहर बसाने की कोशिश की, लेकिन वो बस नहीं पाया। यहाँ पर बहुत कम लोग रहे, लेकिन यहाँ पर रिसोर्सेस नहीं थे, इसलिए सब लोग यहाँ से चले गए। शहर का भी बन ही नहीं पाया। ये हवेली इसीलिए यहाँ पर है क्योंकि वो यहाँ पर रहा करते थे। इसके बाद ये हवेली हमारी पुश्तैनी हवेली बन गई और धीरे धीरे यहाँ पर नई नई बिल्डिंग्स बनी। ये सबसे नई वाली है। पिछली वाली को थोड़ा सा तोड़ा गया था और इसमें जोड़ा गया था। इस बड़ी सी हवेली में पीछे जाने के कई रास्ते थे। यहाँ पर कई छोटी छोटी गलियां सी बनी थी। एक कमरे से दूसरे कमरे में हम पीछे से ही जा सकते थे। काफ़ी अजीब सी हवेली थी। मैंने ऐसी हवेली पहले कभी नहीं देखी। नील ने बताना शुरू किया कि जब यहाँ पर जंगली लोग आया करते थे तो पीछे से भागने के कई रास्ते बनाए हैं, और वैसे भी यहाँ पर भागने के रास्ते तो बनाने ही चाहिए। आखिर ऐसी सुनसान जगह पर हवेली हो तो भागने का रास्ता तो बनाना ही पड़ता है। अंग्रेज़ों के समय में यहाँ पर काफ़ी लोग आ जाते थे और जब उनमें लड़ाई हुआ करती थी तो यहाँ रहने वाले कभी कभी भागने का अलग इंतज़ाम ज़रूर करते थे। हम इन रास्तों को देखते जा रहे थे। यहाँ काफ़ी ज़्यादा रास्ते थे और मैं इसे खंगालना चाहता था। अगली सुबह मैं यही काम करने लगा। मधु मुझे बार बार कहती
कि चलो बाहर घूम कर आते हैं, लेकिन मैं इन रास्तों को देखना चाहता था, इन गलियों को देखना चाहता था। घर के अंदर ये कैसे हैं? यहाँ पर गुफाएं भी होंगी। लेकिन एक चिमनी के पास मुझे एक दरवाजा मिला। मैंने नील से पूछा, आखिर इस बंद दरवाजे को क्यों रखा गया है? नील को इसका जवाब नहीं पता था, लेकिन उसने कहा, जब वो छोटा था तो दादाजी ने बताया था कि ये बेसमेंट में जाता है, जहां पर कोई नहीं जाना चाहिए। हमेशा ही सबको वहां जाने नहीं दिया जाता, वहां सिर्फ खास लोग ही जा सकते हैं। यहाँ पर कई लोग शहर से आया करते थे, जिन्हें बेसमेंट में ले जाया जाता था। वो यहाँ पर कोई रिसर्च करते थे। मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं नील पर दबाव बना रहा था। आखिर हमें बेसमेंट में जाकर देखना तो चाहिए। आखिर वहां पर क्या है? शायद वहां पर खजाना रखा हो। शायद तुम्हारे दादाजी ने अंग्रेजों का खजाना छिपाया हो। अगर हमें वो मिल जाए तो हमारे तो नज़ारे लग जाएंगे। नील की आंखें भी चमक चुकी थी। वो जानता था ऐसा कुछ हो सकता है। वो उस दरवाजे को तोड़कर अब बेसमेंट में जाना चाहता था। मैं भी यही सोच रहा था, कुछ नया देखेंगे। वैसे भी हमें यहाँ काफ़ी दिन बिताने हैं। इसी तरह से हम नई नई चीज़ें करते रहेंगे। वैसे भी हमें जंगल भी तो घूमना है। चलकर भी यहाँ पर हम घूमेंगे ज़रूर। हमने वो दरवाज़ा तोड़ा। सीढ़ियाँ उतरकर हम बेसमेंट में गए। वहाँ पर बहुत ही अजीब सा सामान रखा था, जो मिट्टी से भरा हुआ था। वहाँ पुराने बर्तन थे। वहाँ कई हड्डियाँ थीं, जो जानवरों की थी। वहाँ जानवरों की खोपड़ियाँ रखी गई थी। लेकिन सबसे खास, वहाँ बिल्कुल बीच में एक किताब रखी गई थी। लेकिन मिट्टी हटाने के बाद वो चमड़ा काफ़ी अजीब सा लग रहा था। वो किताब ज़्यादा पुरानी नहीं लग रही थी, लेकिन इतनी मिट्टी होने के बाद भी यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने अभी अभी किताब रखी हो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये किसी ऐसे जानवर का मांस है जो कभी नहीं सड़ता? लेकिन हमें वो किताब पढ़नी थी। उस किताब के आसपास छोटी सी चेन को लपेटा गया था और उस पर ताला लगाया गया था। हमें वो ताला भी तोड़ना था। हमने उस ताले को तोड़ा और किताब को खोला तो उसमें बहुत ही अजीब से शब्द लिखे गए थे। उसमें अजीब सी पेंटिंग्स बनाई गई थी। उसमें बहुत सारे मंत्र लिखे गए थे और अंतिम मंत्र खास था। उसमें लिखा गया था, इस मंत्र से शैतान जागता है, वही दिमाग पर काबू पाता है। मैं उन मंत्रों को पढ़ना चाहता था, लेकिन नील मुझे बार बार मना कर रहा था। मैंने काफ़ी कोशिश की उन मंत्रों को पढ़ने की, लेकिन नील ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। मधु और रिया भी नील का ही साथ दे रहे थे। यही कारण था उस किताब को बंद ही करना पड़ा। हमने उस किताब को वहीं पर रख दिया और उसके बाद हम बाहर आ गए। अब हमें जंगल घूमना था। नील भी उस झरने को देखना चाहता था जहां पर मैं कल गया था। मधु और रिया वहां पर जाना चाहते थे, इसलिए हम उसी तरफ चल पड़े। हम जैसे ही उस झरने के पास गए तो वहां पर हमें 2-3 लोग मिले। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, आखिर वो कहाँ से आए थे। तो उन लोगों ने बताना शुरू किया कि वो शहर से आए हैं और यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। वो बता रहे थे कि उनका यही घर है और वो यहीं रहते हैं। वो दोबारा शहर नहीं जाना चाहते। हम उससे पूछ रहे थे आखिर वो शहर क्यों नहीं जाना चाहते, तो वो कहने लगे कि इस खूबसूरती को छोड़कर जाने का उनका मन नहीं कर रहा। वो यहाँ शाम के वक्त झरने में नहाने आते हैं। वैसे वो यहीं पर लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और खाना बनाते हैं। उसके बाद वो जंगल में ही कहीं रहते हैं। वो हमें बता नहीं रहे थे कि वो कहाँ रहते हैं। वो बस जंगल की तरफ इशारा कर रहे थे। वहाँ पर आसपास कोई गांव नहीं है। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। हम वहाँ काफ़ी देर तक नहाए और हम उसके बाद अपनी हवेली की तरफ आने लगे। वहाँ आते वक्त भी हमें कई लोग मिले। वहाँ पर घूमने के लिए जैसे कई लोग आए हुए थे। हम उनसे पता लगा रहे थे कहीं आसपास और भी कोई हवेली है, क्या यहाँ पर कोई और घर है जहाँ पर लोग रहते हों। क्या वो इन्हीं घरों से आ रहे थे? लेकिन कोई इस बात को बताना ही नहीं चाहता था। वो लोग थे तो अच्छे, हमें अजीब तो नहीं लगे। पहले तो हम उन्हें कबीले वाले समझ रहे थे, लेकिन वो तो पढ़े लिखे, जैसे उन्हें सब पता था। हमें वो अजीब बिल्कुल भी नहीं लगे। उसके बाद हम दोबारा हवेली आ चुके थे। हम शाम के वक्त बैठे खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। यहाँ पर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था।
काफी समय बाद हम काम से दूर खाली बैठकर इस तरह से बातें कर रहे थे। हमें छुट्टियां कम ही मिलती हैं और हम उसका पूरा एंजॉय करते हैं। ये बात भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा थी, आखिर उस किताब को पढ़ना तो होगा। मैं ऐसे एडवेंचर करता ही रहता हूँ और उस किताब को पढ़ने का मेरा बहुत मन कर रहा था। मैं छिपते छिपाते नीचे बेसमेंट में पहुंच गया था। वो ऊपर बातें कर रहे थे और मैं पानी लेने के बहाने यहाँ पर आ चुका था। मैं उस किताब को पढ़ना चाहता था। आखिर उन मंत्रों से क्या होता है। मैं उस किताब के उसी मंत्रों तक पहुंच चुका था और मैं उसे धीरे धीरे छुपके पढ़ने लगा। नील, मधु और रिया वहां पर आ चुके थे और वो मेरी तरफ देख रहे थे। नील बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो कहने लगा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब तुम्हें बताया गया है यहाँ पर आना नहीं है और ना ही इन्हें पढ़ना है, तो बार बार पंगे ले क्यों रहे हो? मैं हंसने लगा। मैं कहने लगा कि देखते हैं मंत्रों को पढ़कर कौन सा शैतान आता है। देखेंगे, एंजॉय करेंगे। वैसे भी इतने दिन कुछ ना कुछ एंजॉय तो करेंगे जरूर। उसके बाद वो तीनों भी मान चुके थे। वो कहने लगे, चलो तुम्हारे मन की जिज्ञासा भी दूर करते हैं, ऐसे वहमों को तुम भी मान लो। मैंने वो पूरे मंत्र पढ़े और 5 बार पढ़े जैसे उसमें लिखा गया था। उसके बाद एक गर्जन सी हुई। हम सब डर गए। क्या सच में यहाँ कोई शैतान जाग चुका था? ये गर्जन बाहर से आ रही थी। हम भागते हुए बाहर गए तो वहां बिजली कड़क रही थी। अरे, ये तो तूफान आ गया था। पहले भी हमें थोड़े से बादल नजर आ रहे थे। हमें लग ही रहा था कि बारिश आने वाली है और जब हम नीचे गए शायद वो तूफान आ गया। काफी ज्यादा बिजली गरजी उस दिन। हमें सोने में भी बहुत परेशानी हुई। अगले दिन हालात थोड़े बदल चुके थे। वहां बादल जैसे घिर चुके थे, बादल जैसे घुल चुके थे। हमें यही परेशानी थी, अगर बारिश इसी तरह से रोज होती रही तो हम यहाँ घूम नहीं पाएंगे। हमें इसी हवेली में रहना होगा। लेकिन चलो, कोई परेशानी की बात नहीं। हनीमून पे आए हैं तो घर में ही बिता लेंगे। लेकिन फिर भी मेरा घूमने का मन तो करता ही है। रोमांस सारा दिन थोड़ी ना कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी थोड़ी बारिश काफी देर हो रही थी। हम हवेली के ऊपर चढ़कर उन जंगलों को आसपास से देख रहे थे और हमें नजर आए नीचे खड़े लोग जो हमारी तरफ घूर रहे थे। वो बाहर खड़े जैसे हमारी तरफ घूरते जा रहे थे। हमें थोड़ा सा डर लग रहा था। इनमें से 2-3 लोग तो हमने पहचान भी लिए थे। ये वही लोग थे जो जंगल में हमें मिले थे। ये आसपास यहीं पर रहते हैं और इस बारिश में शायद ये लकड़ियां लेने आए होंगे। लेकिन हमारी हवेली के बाहर खड़े होकर हमें इस तरह से क्यों घूर रहे हैं? हमें वैसे डरने की जरूरत नहीं थी। हमने हवेली का ताला अंदर से लगाया हुआ था। गेट को हम अंदर से ही खोलते तभी बाहर जा सकते हैं। बाहर से कोई इतनी आसानी से अंदर नहीं आ सकता। हमें थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि हमें बाहर घूमने भी जाना था। थोड़ी देर बाद वो लोग वहां से चले गए। लेकिन वो जिस तरह से घूर रहे थे, हमारे मन में थोड़ा सा डर बन गया था। उसके बाद हम नीचे आ गए और टेबल पर बैठकर बातें करने लगे। तभी हमें किचन से थोड़ी सी आवाज आई। ये बर्तन गिरने की आवाज थी। हम भागकर वहां गए तो वहां पर कोई बिल्ली वगैरह नहीं थी, लेकिन सारे बर्तन नीचे गिरे हुए थे। आखिर हवा से ऐसा कैसे हो सकता है? सब के सब बर्तन नीचे, जैसे किसी ने धक्का देकर वो नीचे गिराए हों। हम अब थोड़ा सा डर रहे थे, यहां अंदर कोई आया हो सकता है। उसके बाद बाथरूम से आवाज आई जैसे पानी चल रहा हो। हम वहां भी गए, वहां भी देखा किसी ने नल चलाया हुआ था, लेकिन अंदर कोई आया तो था ही नहीं। किसी के चलने की आवाज तो आती। वो पूरा दिन इसी तरह से डरावनी सी घटनाएं होती रहीं। हमें ऐसा लगता रहा जैसे कोई ना कोई घर के अंदर ही हो। वो पूरा दिन डरते हुए ही निकला और रात को हमें सोने में भी परेशानी होने लगी। आसपास से जैसे आवाजें आती जा रही थी। शायद वो हवा के कारण हो रहा था या यहाँ पर कुछ ना कुछ तो था। हम यही सोचते हुए उस रात सो गए। अगले दिन नील भी कहने लगा कि हमें हवेली में कम ही दिन बिताने चाहिए। चलो अब बाहर घूम कर आते हैं, झरने पर नहाते हैं और पूरा दिन वहीं पर बिताएंगे। लेकिन हम झरने की तरफ जैसे ही बढ़ने लगे तो हमें यहाँ पर काफी ज्यादा आंधी का सामना करना पड़ा। पेड़ बहुत ज्यादा हिल रहे थे
और मैंने देखा एक बेल ने जैसे रिया को पकड़ लिया था। वो बेल रिया के पैरों के आसपास लिपट चुकी थी। मैं ये देखकर थोड़ा सा हैरान था। रिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसका पैर उस बेल में फंसा हो, लेकिन मैंने उस बेल को जैसे चलते हुए देखा था। वो बेल खुद ब खुद रिया के पास आई और उसने जैसे रिया के पैर पकड़ लिए हों। मैं इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, लेकिन रिया को शायद इसके बारे में नहीं पता था। मैंने रिया को पकड़ा और खींच लिया एक तरफ। मैं उस बेल को छुड़ा रहा था और नील मुझ पर गुस्सा होने लगा। तुम इस तरह से क्यों धक्का दे रहे हो? क्या हुआ? उसका थोड़ा सा पैर ही तो फंसा था, ऐसे क्यों कर रहे हो? उसे छेड़ने की कोशिश तो नहीं कर रहे? उसके बाद मधु भी मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन मैं सच जानता था। मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैंने ऐसा देखा, तो वो हंसने लगे। वो कहने लगे, हवेली में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लगता है तुम्हारा दिमाग भी हिलने लगा है। मैं जानता था वो मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रही है। हम जैसे ही झरने में नहाने लगे तो वहां पर फिर से रिया को किसी ने पानी में खींच लिया। रिया बार बार अपने हाथ बाहर हिला रही थी। पहले तो हम हंस रहे थे कि वो नाटक कर रही है, लेकिन वो पानी के अंदर काफी देर तक थी। इतनी देर वो सांस नहीं रोक सकती। नील तैरता हुआ वहां गया और उसे बाहर की तरफ खींचने लगा। जब रिया बाहर आई तो हम उस झरने से ही बाहर आ गए। उसके बाद रिया ने बताना शुरू किया कि किसी ने मेरा पैर खींचा था और ये कोई हाथ नहीं था, जैसे किसी रस्सी ने मुझे खींचा हो। हम थोड़ा सा डरने लगे थे और वो मेरी तरफ देख रहे थे। उसके बाद मैंने उनसे कहा, मैंने तुमको बताया था, वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तब हमारा पूरा ध्यान उन पेड़ों पर था। वो पेड़ आंधी से नहीं हिल रहे थे, वो जैसे अपने आप हिल रहे थे। हवा तो हमें महसूस हो ही नहीं रही थी। क्या वो पेड़ जिंदा पेड़ थे? हम डर के मारे वहां से भागने लगे। हमें हवेली में जाना था और नील बार बार कह रहा था, ना तो जंगल में रुकना है ना हवेली में, निकलो यहां से। हम भागकर हवेली में आए और हवेली के अंदर हवा जैसे बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। बाहर तो आंधी थी ही नहीं, लेकिन अंदर बहुत तेज हवा चल रही थी। नील मेरी तरफ देख रहा था। वो भी सोचने लगा था कि अगर उस किताब में लिखा सच बिल्कुल यही है तो सामान छोड़ो, जिंदगी बचानी होगी हमें। हम भागकर गाड़ी में बैठ चुके थे और अपना सामान वहीं पर छोड़कर इस हवेली से दूर निकलना चाहते थे। हम इस जंगल से दूर जाना चाहते थे। हम उसी रास्ते से वापस आने लगे। हम उसी रास्ते को देखते हुए शहर में पहुंचना चाहते थे, लेकिन हम उस पुल के जैसे ही पास पहुंचे तो वो पुल टूटा हुआ था। मैंने उतरकर देखा, वो पुल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, जैसे कई सालों से ऐसा ही हो। लेकिन ये वही पुल था जिसको पार करके हम इस हवेली में आए थे। इसके नीचे छोटी सी नदी थी, लेकिन आज उसमें पानी बहुत ज़्यादा था। हम तो चलकर भी उसे पार नहीं कर सकते थे। इतने पानी के बहाव में कोई आगे नहीं निकल सकता था और हमें तो गाड़ी लेकर निकलना था। आगे कई किलोमीटर तक हम चल नहीं सकते थे। लेकिन पहली परेशानी, नदी को कैसे पार करें। यहाँ पर तूफान आ गया था और बारिश हो रही थी। शायद बारिश के कारण ऊपर से पानी आ रहा था। हमें इस जंगल में रुकना ही था। उस पानी के खत्म होने से पहले हम जंगल नहीं छोड़ सकते थे। वो हिलते हुए जिंदा पेड़ जैसे हमें पकड़ना चाहते हों। हमें ऐसा भ्रम हो रहा था जैसे वो गाड़ी को पकड़ना चाह रहे थे। हमारी गाड़ी की छत पर कई बार लकड़ियां गिर रही थी। वो जैसे आंधी के कारण पेड़ों से गिर रही थी, लेकिन वो बार बार वापस भी जा रही थी। ऐसा आंधी के कारण नहीं हो सकता। हर पेड़ के ऊपर से बेल जैसे हमारी गाड़ी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी मैंने कहा, इससे अच्छा हवेली में चलो। मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। इन पेड़ों से बचना बेहद मुश्किल होगा। चलो उस हवेली में चलो। गाड़ी वापस करके हम उसी हवेली की तरफ जा चुके थे। हम हवेली के अंदर गए और हमने लॉक लगा लिया। अब हमें हवेली के अंदर रहकर ही तूफान के जाने का इंतजार करना था। हमें कुछ दिन यहीं पर रहना पड़ता और हमें पता था कि मुश्किल तो है
और अगर ज़्यादा परेशानी हुई तो हम यहाँ से ज़रूर ही भाग निकलेंगे, लेकिन अभी उन पेड़ों से बचना है। बाहर तो काफ़ी ज़्यादा भ्रम हो रहा था, लेकिन हम जैसे ही उस हवेली के ऊपर पहुँचे तो हमारी नज़र बाहर पड़ी। बाहर लोगों की भीड़ लगी पड़ी थी जो गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। वो हमारी हवेली के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ तूफान के कारण काफ़ी अंधेरा हो गया था और हमें ये भी पता नहीं लग पा रहा था कि वो कौन लोग थे, लेकिन वो भीड़, वो आवाज़ें, वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें हमें डरा रही थी। लेकिन तभी मेरी नज़र पास में पड़ी। मधु की चीख निकल चुकी थी और मधु ने उस हवेली के ऊपर से छलांग लगा दी। मैं हैरान और परेशान मधु की तरफ देख रहा था। आखिर मधु कर क्या रही है? मधु का सर सीधा नीचे फर्श पर टकराया और वो खून से लथपथ हो चुकी थी। मैं रोता पिलकता हुआ नीचे की तरफ भागा। मुझे किसी से डर नहीं लग रहा था, मुझे बस मधु को देखना था। लेकिन मैं जैसे ही नीचे पहुंचा, मधु की सांसें रुक चुकी थी, उसका खून बह चुका था। ये शायद तीसरी मंजिल थी जहां से वो कूदी थी, लेकिन क्यों? वो तो मेरे साथ थी, मुझे वहां पर कोई नजर नहीं आया। क्या उसे किसी ने धक्का दिया था? लेकिन नील और रिया तो एक साइड खड़े थे और मधु मेरी वाली साइड खड़ी थी। आखिर कोई उसे धक्का दे कैसे सकता है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं यही कह रहा था कि चलो इसे लेकर हॉस्पिटल जाना होगा, हमें इसे बचाना होगा। इसकी सांसें रुक चुकी थी, लेकिन मैं एक आस से यही अंदाज़ा लगा रहा था कि शायद अस्पताल पहुंचकर इसे बचाया जा सके। हमने मधु को उठाकर गाड़ी में रखा और नील ने गाड़ी चलाना शुरू कर दी। मैंने मधु को पकड़ा हुआ था और रिया आगे बैठी हुई थी। हम गाड़ी को तेज करके आगे निकले जा रहे थे। हमें उस नदी का कोई ना कोई इंतज़ाम तो करना था, लेकिन हम जैसे ही उस पुल पर पहुंचे तो वहां पर पानी की जैसे बाढ़ आई हुई थी। वो पानी तो बहुत बाहर तक आया हुआ था। हमें वो नदी नजर नहीं आ रही थी, बल्कि हर जगह पर पानी ही पानी था। लेकिन मैं नील को कहने लगा कि साइड से कहीं पत्थर से ऊपर से निकाल ले, हमें इस नदी को पार करना होगा, हमें अस्पताल पहुंचना ही होगा, कुछ भी करके निकाल दे। लेकिन वो कहने लगा कि गाड़ी तो रुक चुकी है, ये आगे नहीं बढ़ रही, ना ही पीछे बढ़ रही है, मैं निकालूं कैसे? ये तो जैसे दलदल में फंस गई है। वो गाड़ी अपने आप नीचे की तरफ धंसती जा रही थी और हमें उस गाड़ी से बाहर निकलना था। हम तीनों उस गाड़ी से बाहर आ चुके थे और मधु को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे अंदर से किसी ने मधु को पकड़ रखा। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन मधु को उस गाड़ी से बाहर नहीं निकाल पाया। मैं भी उस गाड़ी में अंदर ही रहना चाहता था, लेकिन नील ने मुझे पकड़कर बाहर खींच लिया। मैंने अपनी आंखों के सामने उस गाड़ी को जमीन में धंसते हुए देखा। वहां कोई दलदल नहीं थी, वो पानी के जैसे अंदर चली गई, और जब वो पानी के अंदर चली गई तो हम उसके ऊपर चल भी पा रहे थे। वहां कोई दलदल नहीं थी, वो तो जैसे पानी में समा गई थी। उसके बाद हमारी नज़र पीछे पड़ी तो वहां पर लोगों की भीड़ लग चुकी थी। वो लोग रिया को खींच रहे थे। रिया भी मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी और हम भी कुछ कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने हमें भी पकड़ रखा था। वो हमारी आंखों के सामने से रिया को खींच कर ले गए और उसी नदी में फेंक दिया। ये कैसे इंसान थे जो इतने दरिंदगी से उसे मार रहे थे? वो नदी में बहती हुई जैसे पानी में डूब गई। उसके बाद उन्होंने नील का गला दबा दिया। वो इंसान नहीं थे, मुझे उनके चेहरे बदले हुए नजर आ रहे थे। वो जैसे मरे हुए शैतान हों। यकीनन उस किताब में कुछ तो था जो हमें पढ़ना नहीं चाहिए था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और मुझे इस जंगल से बाहर भी जाना था। इतना डरा हुआ इंसान आखिर क्या कर सकता है? मैंने उस नदी को पार करने की कोशिश की। मुझे आगे एक पेड़ दिखा जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ था। उस पर चढ़कर मैं उस नदी को पार कर सकता था और मैंने ऐसा ही करने की कोशिश भी की। लेकिन मैं जैसे ही उस पेड़ पर चढ़ा तो मेरी टांग जैसे एक बेल ने पकड़ ली हो। उसकी जकड़न इतनी जोरदार थी कि मैं उसे छुड़ा नहीं पा रहा था।
मैंने बहुत देर बाद जैसे ही उसे छुड़ाया होगा तो वहां बहुत सारी बेलों ने मुझे चारों तरफ से जकड़ लिया था। वो मुझे खींच रही थी। मुझे दम घुटने का एहसास हो रहा था। उन बेलों ने जैसे मुझे खींचकर किसी पेड़ के अंदर दबा दिया हो। मैं खुद को उस पेड़ के अंदर धंसता हुआ महसूस कर रहा था। मेरा दम घुटता जा रहा था और मुझे काफी ज्यादा दर्द होता जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे उस बेल ने मुझे छोड़ दिया हो और मैं उस पेड़ से बाहर आ चुका था। आंधी रुक चुकी थी और वहां बिल्कुल शांति थी। वहां दूर भागते लोग नजर आ रहे थे और कोई नजर नहीं आ रहा था। मैंने सामने से आते हुए रिया को देखा। मैंने एक तरफ नील को खड़े भी देखा और मधु को देखकर तो मैं खुद हैरान था। क्या इतनी देर से जो हुआ वो एक भ्रम था? आखिर ये कैसे हो सकता है? मरे हुए लोग जिंदा कैसे हो सकते हैं? या ये कोई सपना है? लेकिन मैंने पीछे मुड़कर जैसे ही उस पेड़ को देखा, मेरी लाश उस पेड़ के नीचे दफन हो चुकी थी। मेरा चेहरा नजर आ रहा था। मुझे उसी पेड़ के अंदर दबाया गया था। क्या मैं अब जिंदा नहीं हूं? मुझे काफी देर बाद एहसास हुआ और जब मैंने मधु, रिया और नील से बात करने की कोशिश की तो किसी से बात नहीं कर पाया। किसी ने मेरी बात का जवाब दिया ही नहीं। आज भी मैं यहीं पर भटकता हूं और किसी को कुछ बता नहीं पाता। ये कहानी मैं एक किताब के जरिए बाहर पहुंचा पाया हूं। यहाँ एक आदमी आया जिसे मैं ये कहानी बता पाया हूं। ये हवेली कोई साधारण हवेली नहीं है, एक शैतानी हवेली है और उस किताब को पढ़ने की कोई गलती मत करना। मुझे इसका इतिहास भी नहीं पता, लेकिन मैं जानना ज़रूर चाहूँगा। शायद हमारी आत्मा को उस शैतान ने यहीं पर कैद कर लिया है और अब हम यहीं पर फंस चुके हैं। हम भी लोगों को यहीं उन लोगों की तरह नज़र आते होंगे, लेकिन हम किसी और से बात नहीं कर सकते। हमें जिंदा होने की कोई आस नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा को शांति मिल जाए, हमें यही कामना है।